ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा का कार्यक्रम हमने क्यों शुरू किया? हमारी तो बहुत सारी सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं। हमारी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी की बहुत सारी सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं। तो वो जो सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं उसको लड़ाई का मुद्दा बनाने के बजाय आपने ईवीएम का मुद्दा क्यों बनाया? ये बहुत सारे लोगों के मन में सवाल हो सकता है, तो मैं उनका भी जवाब देना चाहूंगा। अगर ईवीएम आपके वोटों की चोरी करती है तो आपके पास जो वोट का अधिकार है वो वोट का अधिकार क्या करता है? राज्य में सरकार बदलना चाहो तो वोट के अधिकार के आधार पर आपके पास सरकार बदलने का अधिकार है, सरकार बनाने का अधिकार है। वोट के अधिकार में राजा बनने का और राजा चुनने का दो अधिकार शामिल है। काशीराम जी के उद्भव के पहले हमारे लोग यही मानकर चलते थे कि वोट का अधिकार राजा चुनने का अधिकार है और दूसरों को चुनते रहते थे। काशीराम जी ने आकर लोगों को समझाया कि वोट का अधिकार केवल राजा चुनने का ही अधिकार नहीं है, राजा बनने का भी अधिकार है। तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने ये प्रयोग करके दिखाया कि हाँ, राजा भी बना जा सकता है। तो वोट का जो अधिकार है ये राजा चुनने का अधिकार और राजा बनने का अधिकार है, दो अधिकार निहित है। आपको वोट का अधिकार अगर मान लो चोरी हो गया तो आप तो भिखारी हो गए। 26 जनवरी 1950 को आपको इस देश में संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के पहले क्या होता था? राजा के घर में राजा पैदा होता था, राजा के घर में राजा पैदा होता था, रानी के पेट से राजा पैदा होता था और राजा बनने के पहले ही राजकुमार का उत्तराधिकार के तौर पर राज्याभिषेक हो जाता था। वो तो 26 जनवरी 1950 को ये सब खत्म कर दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने, ना ये सब खत्म। अब राजा बनने का अधिकार प्रजा का होगा। हमारे लोगों को पता ही नहीं। 26 जनवरी 1950 को ये अधिकार प्रजा को बहाल किया गया कि प्रजा राजा चुनने का अधिकार भी होगा और राजा बनने का भी अधिकार होगा। तो हमारे लोगों ने केवल दूसरों को राजा चुनने का काम करते रहे। कभी जवाहरलाल नेहरू को चुना, कभी इंदिरा गांधी को चुना, कभी राजीव गांधी को चुना, कभी मनमोहन सिंह को चुना। हमारे लोगों ने, ये हमारे सामने का इतिहास है। तो मैं आप लोगों को ये बात समझाना चाहता हूं कि 26 जनवरी को 1950 को ये अधिकार मिला और 1952 को प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ। इस चुनाव में प्रजा को अपना राजा चुनने का, राजा बनने का अधिकार प्रयोग करने का अधिकार बहाल हुआ। हमारे लोगों को ये बात पता नहीं है। मगर जो वोट का अधिकार 26 जनवरी 1950 को दिया गया, उस वोट के अधिकार के बदौलत क्या हुआ, थोड़ा आप लोगों को बैकग्राउंड समझाना चाहता हूं। ईवीएम आया कैसे? '84 में 14 अप्रैल 84 को उत्तर प्रदेश के लोगों को मालूम है या नहीं है, मालूम नहीं है, काशीराम जी ने दिल्ली में
14 अप्रैल 84 को बहुजन समाज पार्टी बनाई, ये तो मालूम होगा। 14 अप्रैल 84 को। उसके पहले 6 दिसंबर 81 को, याद होगा, DS4 DS4। तो काशीराम जी थोड़ा साइंस के स्टूडेंट थे। काशीराम जी साइंस के स्टूडेंट थे, तो उन्होंने साइंस से ऐसा फार्मूला वाला संगठन जो है DS4, लोगों को लगे यार कोई फार्मूला लगता है साइंस का तो उन्होंने DS4 नाम का संगठन बनाया, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, D4, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। डी के बाद 4 एस आता है, DS4। इस तरह का संगठन बनाया, और इस तरह का संगठन बनाकर 81 की बात है, तुरंत फौरी तौर पर उस संगठन के द्वारा उन्होंने चुनाव लड़वाया। मैं उस चुनाव के प्रचारक था। हरियाणा में मैं चुनाव के लिए आया, महाराष्ट्र से सेंट्रल गवर्नमेंट की मेरी नौकरी थी, छोड़ छाड़ करके मैं प्रचार में आया था, प्रचारक बन गया। और जब आया तो मैं ये इतिहास थोड़ा सा आप लोगों को समझा रहा हूं। 81 की बात है। 81, फिर 82, फिर 83, तो लगातार काशीराम जी सारे देश भर में ये चुनाव लड़वाते रहे, और चुनाव लड़वाने की वजह से परिणाम यह हुआ कि कई जगह कांग्रेस चुनाव हार गई, और उत्तर प्रदेश के और नॉर्थ इंडिया के अखबारों में एक विश्लेषण लिख कर आया कि DS4 को इतने वोट पड़े, कांग्रेस इतने वोटों से हारी, उससे 2000-4000 ज्यादा वोट DS4 को पड़े, और DS4 की वजह से ही कांग्रेस हारी। ऐसा विश्लेषण अखबारों में छपकर आता था, उस समय के रिकॉर्ड में अवेलेबल है। जब कांग्रेस ने देखा कि इन लोगों की वजह से या इनके वोटों की वजह से हम चुनाव हार रहे हैं, यानी जिनकी सरकारें बनती थी सेंट्रल में, उनकी सरकारें हार रही है। जैसे ही कांग्रेस ने देखा 84 में अभिषेक मनु संघवी, जो सुप्रीम कोर्ट के आज के बड़े लॉयर हैं, 10 बड़े लॉयर हैं ना भारत में, उस 10 बड़े लॉयर में एक लॉयर है अभिषेक मनु संघवी। मनु भी है, थोड़ा संघवी भी है, मनु तो आप जानते हैं ना है? तो अभिषेक मनु संघवी ने 84 के पार्लियामेंट में प्रस्ताव रखा ईवीएम का। देखो बैकग्राउंड के साथ समझा रहा हूं मैं आपको। 84 में उन्होंने प्रस्ताव रखा, अभिषेक मनु संघवी राजस्थान का ब्राह्मण और मध्य प्रदेश का ब्राह्मण, ग्वालियर का पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, ये विरोधी पार्टी के नेता थे। उन्होंने ईवीएम मशीन का जो प्रस्ताव था 84 में, अभिषेक मनु संघवी नाम के ब्राह्मण का, उसके प्रस्ताव का पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने समर्थन किया, और पार्लियामेंट में ईवीएम लाने का कानून पास हो गया। तो 2 ब्राह्मणों ने लाए, अभिषेक मनु संघवी और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। देश में ब्राह्मणों की संख्या कितनी है? 3.5%। अगर ईमानदारी से चुनाव करवाओ देश में, तो 3.5% ब्राह्मणों के आधार पर ब्राह्मण ग्राम पंचायत का पंच भी नहीं चुनवा सकते। सरपंच बनाने का तो सवाल नहीं है, पंच नहीं चुनवा सकते। जो लोग गांव का पंच नहीं चुनवा सकते, वो लोग सरपंच बनाने का सवाल नहीं है।
जो लोग गांव का सरपंच नहीं बना सकते वो लोग देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे हैं। आज ध्यान रखो, वो लोग देश में देश का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे हैं। ये कब कर रहे हैं? 84 के बाद 2004 में लोकसभा का चुनाव हुआ, 20 साल के बाद ईवीएम आ गई, 100% ईवीएम आ गई 2004 में। 2004 के चुनाव में कांग्रेस ने चुनाव जीता, सरकार बनाई। जो लोग सरकार बनाने के लिए कामयाब नहीं हो रहे थे, फेल हो रहे थे, उन लोगों ने 2004 में सरकार बनाई, 2009 में फिर सरकार बनाई कांग्रेस ने। 2004-2009 में ईवीएम में घोटाला करके कांग्रेस ने सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, ये जानते हो कौन है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी? ये अमेरिका के एक बहुत बड़े, दुनिया की जो 10 बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं ना, दुनिया की 10 नंबर की फेमस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। फिर उसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा। 77 में इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी के विरोध में सारे पार्टी के लोग इकट्ठा हुए, उस चुनाव में इसको विदेश से बुलाया गया 77 में। तो 77 में ये आया। अटल बिहारी वाजपेयी ने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को बुलाया। अटल बिहारी वाजपेयी की ही करामत थी, सैयद शहाबुद्दीन को भी लाया है? पता है आप लोगों को? सैयद शहाबुद्दीन अभी है कि नहीं पता नहीं जीवित, मगर सैयद शहाबुद्दीन को राजनीति में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने लाया। मैं ये बात इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि उन लोगों ने, जिनकी संख्या 3.5% है, उन लोगों ने जब 2004-2009 में ईवीएम में घोटाला करके सरकार बनाई, तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने ईवीएम में घोटाले के सारे सबूत इकट्ठा किए। इकट्ठा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने सारा डाटा, उसका विश्लेषण करने के बाद, छानबीन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया, ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ये 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा। पटना हाई कोर्ट के वकील और नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में लॉ मिनिस्टर रहे रविशंकर प्रसाद, अभी नहीं है, मगर पहले टर्म में रविशंकर प्रसाद ए लॉ मिनिस्टर थे। ए लॉ मिनिस्टर ने, आपको ये जानकारी होनी चाहिए, बहुत फंडामेंटल बातें हैं, कोई बताने वाला नहीं है। रविशंकर प्रसाद जो हाई कोर्ट का लॉयर था, पटना हाई कोर्ट का, और नरेंद्र मोदी के पहले मंत्रिमंडल में 5 साल में लॉ मिनिस्टर था। उसने ये कहा, रिकॉर्ड में है मेरे पास में सारी चीजें, कोई काल्पनिक बातें भी नहीं बता रहा हूं। उसने रिकॉर्ड में कहा, पार्लियामेंट में भाषण देते हुए कहा, ये भी मैं थोड़ा सबूत के तौर पर आपको बताना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये बातें मैं काल्पनिक रूप से नहीं बता रहा हूं। ये पार्लियामेंट में उसने भाषण देकर कहा, ये सब रिकॉर्ड है। क्या कहा रविशंकर प्रसाद ने? क्या कहा? कहा कि जब कांग्रेस के लोग 2004 में सरकार बना रहे थे, ईवीएम थी,
2009 में सरकार बना रहे थे, ईवीएम थी। कई राज्यों में सरकारें बनाई कांग्रेस ने, अपने मुख्यमंत्री बनाए तो ईवीएम थी। मगर जब हम बीजेपी वालों की सेंट्रल में सरकार आई तो लोग कहने लगे ईवीएम में घोटाला होके आया। यानी हमारा बहुमत मिला तो उन्होंने कहा कि ये ईवीएम के गड़बड़ी से हुआ, जबकि उसी ईवीएम से 2004 में कांग्रेस ने सरकार बनाई, 2009 में कांग्रेस ने सरकार बनाई। उसी ईवीएम पर जब हमको बहुमत मिला तो कहने लगे कि तो ईवीएम में गड़बड़ी करके हुआ। मैं आपको इसका कोई सबूत, कोई जवाब नहीं दिया। रविशंकर को कोई जवाब नहीं दिया, जवाब वो देते नहीं है कॉन्शियसली। मैं आपको जवाब दे रहा हूं। ये सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस के विरोध में बीजेपी और बीजेपी के विरोध में कांग्रेस, ये तो पार्टी है ना। कांग्रेस एक पार्टी है, बीजेपी एक पार्टी है। तो कांग्रेस वाले विरोध बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट पार्टी है क्या? सुप्रीम कोर्ट तो पार्टी नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट तो पार्टी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सारे सबूत पेश किए, सबूतों की छानबीन की। छानबीन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री यानी भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। भाई ये सुप्रीम कोर्ट पार्टी नहीं है, जैसे बीजेपी है, जैसे कांग्रेस है, जैसे तृणमूल कांग्रेस है, जैसे समाजवादी पार्टी है, जैसे बहुजन समाज पार्टी है। ये सुप्रीम कोर्ट पार्टी नहीं है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। संविधान निर्माताओं ने एक कोड पैदा किया, तहसील से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, और संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट भारत की सबसे बड़ी अदालत है। और सबसे बड़ी अदालत ने यह कहा कि ईवीएम मशीन के द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कोई कोर्ट है नहीं। तहसील कोर्ट के अंदर तो जिला कोर्ट होता है? जिले के ऊपर हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट ही नहीं होता है, वही फाइनल होता है। तो ये फाइनल जो है, ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया। जब ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया 8 अक्टूबर 2013 को, अब कौन सा साल चल रहा है? 23। 10 साल हो गए। आपके मन में सवाल पैदा हो, 10 साल हो गए, हमको क्यों पता नहीं है? आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, अरे 10 साल हो गए और हमें पता ही नहीं है। हाँ, एकदम सही सवाल है आपके मन में। अगर ऐसा कोई सवाल आया होगा तो निश्चित रूप से यह सवाल आपके मन में आना चाहिए। क्यों? यदि अखबार वालों ने इस बड़ी खबर को छापा होता तो आपको मालूम हो गया होता। अगर टीवी वालों ने खबर छापा होता आपको मालूम हो गया होता कि ईवीएम मशीन के द्वारा वोटों की चोरी हो रही है। मगर मीडिया वालों ने इस खबर को नहीं छापा। क्यों नहीं छापा? कि भारत के जितने बड़े मीडिया संस्थान हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल हो, उसके मालिक लगभग बनिया है और पत्रकार ब्राह्मण है, संपादक ब्राह्मण है। इसका मतलब है कि भारत का जो मीडिया है वो ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम है।
हम लोग कौन है? हम SC ST OBC माइनॉरिटी है। हमारा कोई अखबार है? हमारा कोई अखबार है नहीं। हमारा कोई मीडिया है? हमारा कोई मीडिया नहीं है। जिन ब्राह्मणों का और बनिया का मीडिया है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की इस खबर को क्यों नहीं छापा? क्योंकि उनको लगा अगर ये छाप दिया जाएगा तो सारे देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग देश में बवाल खड़ा कर देंगे, और ये जो घोटाले से हम अपनी सरकारें बना रहे हैं, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से होना शुरू हो जाएगी, और हमारी दोबारा भविष्य में सरकार आना बंद हो जाएगी। इस वजह से ये जानकारी आपको देने का काम मीडिया ने नहीं किया। अगर मीडिया ने ये काम किया होता तो फिर मैं आपके पास क्यों आता? मैं आपके पास फिर आने की जरूरत ही खत्म हो गई होती। मैं आपके पास आया, उसकी वजह यह है कि मैं ये खबर दबाई गई, ये बहुत भयंकर षड्यंत्र है। इस वजह से ये षड्यंत्र उजागर करने के लिए कि वोटों की चोरी हो रही है और ईवीएम मशीन के द्वारा वोटों की चोरी करवाई जा रही है, इस वजह से ये जानकारी देने के लिए आपके पास आया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। 3 शब्द इस्तेमाल किए। जर्मन के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ईवीएम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसे चुनाव में उपयोग ही नहीं किया जा सकता। खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जर्मन के ऑर्डर कर दिया कि ईवीएम मशीन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसे चुनाव में उपयोग भी नहीं लाया जा सकता। जर्मन की सुप्रीम कोर्ट और भारत की सुप्रीम कोर्ट अलग है, एक ही टेक्नोलॉजी है, दो नहीं है। वहां के सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया। भारत की सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी थोड़ी शर्म आई, साला इसका खुल्लम खुल्ला समर्थन करना नंगेपना हो जाएगा, नंगाई हो जाएगी। इसलिए अपनी शर्म बचाने के लिए उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? नहीं, ईवीएम से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। ये 3 शब्दों का अर्थ वही होता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो जर्मन का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ईवीएम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, भारत का सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। 3 शब्दों का अर्थ है ईवीएम में घोटाला होता है। घोटाला अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही है, तो इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने भारत के कहा कि हां, ये घोटाला होता है। हो गया?